बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 13 जो सबसे आसान है, काइनेटिक थ्योरी अणुगति सिद्धांत, और उसका भाग 4 माध्य मुक्त पथ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि किसी गैस के जो अणु होते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं या लाखों की संख्या में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इनको ताप मिलता है तो ये सभी दौड़ लगाते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी स्थान पर आग लग जाए तो वहाँ उपस्थित लोग क्या करते हैं, भाग दौड़ करते हैं भाई अपनी जान बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार गैस के अणुओं को भी ताप मिलने पर उनका वेग बढ़ जाता है और वो गति करने लग जाते हैं। तो ऐसे में वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, संघट करते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितनी वो वेवलेंथ होती है उनकी और साथ में उनको कितना संघट काल लगता है। लेकिन बच्चों इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे। और फिजिक्स के जो वीडियो होते हैं वो आप भली भांति जानते हैं कि वो एक दूसरे से लिंक होते हैं और वहाँ उनके जो सूत्र होते हैं वो आगे से आगे हम क्या करते हैं, उनको पुट करके उनके आगे वाले आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं माध्य मुक्त पथ के बारे में कि क्या होता है मीन फ्री पाथ। जब आपस में अणुओं के मध्य क्या होती है, संघट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताप मिलने पर वो दौड़ लगाते हैं। अब जैसे छोटी सी स्थान पर बहुत सारे लोग हैं और आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अब दौड़ेंगे तो आपस में टकराएंगे और जल्दी जल्दी टकराएंगे। आप देखते हो फिल्मों के अंदर कि इस फिल्म में कोई बच्चा वो नीचे गिर जाता है या कोई बड़ा आदमी नीचे गिर जाता है, फिर लोग उसके ऊपर से दौड़ लगाने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से गैसीय अणु होते हैं। हालांकि ये गैसीय अणु नीचे नहीं गिरेंगे, ये सारे उस पात्र में घूमते फिरते रहेंगे। तो ऐसे केस में बच्चों क्या होता है, जब दो क्रमागत जो संघट होती हैं, ठीक है, जैसे एक अणु ये हो गया, इस अणु की इस अणु से संघट हो गई और ऐसे एक और अणु मान लीजिए जैसे इसकी संघट हो गई। तो बच्चों जो क्रमागत संघट होती है, संघट यानी टक्कर के मध्य गैस के जो अणु होते हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, मुक्त पथ कहलाती है। यानी जो अणुओं के जो क्रमागत टक्कर होते हैं, सी हो गया मान लीजिए, इसका सेंटर ये मान लीजिए, इसका ये हो गया, तो बीच का हो गया डिस्टेंस डी हो गया। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो अब इसका जो मुक्त पथ है, चलो वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी और बट्टा कुल टक्करों की संख्या, दोनों का अनुपात क्या होता है, माध्य मुक्त पथ होता है। अणु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बट्टा उनकी कुल टक्करों की संख्या कि कितने संघट वहाँ हो रहे हैं। तो अगर हम मान लें कि गैस के जो अणु हैं उनके द्वारा n संघट हो रही हैं, n टक्कर हो रही हैं, ठीक है, और n टक्कर हो रही हैं, तो उनके द्वारा तय की गई जो वेव लेंथ हैं, जो तरंग दैर्ध्य हैं, दूरियां हैं, वो λ1 पहले के लिए, दूसरे के लिए λ2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएगा λn हो जाएगा। तब जो अणु का माध्य मुक्त पथ है तो बच्चों कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब जैसे λ1 λ प्लस λ2 प्लस, ये तो हम क्या करेंगे, राशियों का योग हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि कुल दूरियों का योग और बटा उनके टक्करों की संख्या कितनी है, जैसे पहली संगठ λ1, दूसरी λ2, इसी प्रकार से λn। तो कहने की बात यह है कि औसत निकाल देते हैं। कुल योग हो गया तरंग दैर्ध्यों का यानी दूरी का और बट्टा कुल टक्करों की संख्या, वो n से है, तो ये आ गया लैम्डा की औसत मान। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। अब बच्चों हम ये कंसिडर कर लेते हैं, अभी से संगठ की हम बात कर रहे थे, तो ये स्मॉल d है, दूरी की बात की, क्रमागत दूरी की। तो अगर इसको हम ऐसे भी कर दें, जैसे इसको समझने के लिए ये बॉल और तीसरी बॉल, ठीक है, तो चाहे तो इसको केंद्र से केंद्र देख लो आप डी तक, और या फिर आप इसको ऐसे देख लीजिए कि इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट, ठीक है, ये टी नहीं है, ये आधा पार्ट यहाँ तक और ये यहाँ तक। तो जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है, ये दूरी हो गई। तो और ये हो गई इसकी दूरी, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल है। ठीक है, ये मान आप ध्यान में रखना। और इसी प्रकार से गैस के जो अणु होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, संगठ करते हैं। ये उनके संगठ का एक चित्र है आपके सामने। तो बच्चों मान लेते हैं कि गैस के अणु जो है ना वो डी व्यास, ये पूरा क्या है, व्यास है, क्योंकि देखो ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या व्यास बन जाएगा। 2r बराबर क्या है, व्यास है। और गोले के रूप में मान लेते हैं किसी पात्र जिसके एकांक आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या हम मान लेते हैं n नोट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को हम संख्या घनत्व कहते हैं, घनत्व।
द्रव्यमान बटा आयतन। तो इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या उनका क्या कहलाती है, संख्या घनत्व कहलाती है। तो बच्चों देखो, अब बेलन में उपस्थित अणुओं की संख्या निकालनी है, कैसे निकालें? तो आप बताओ, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, ये तो हो गया ए अनुप्रस्थ भाग पाई डी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और ये हो गया एल उसकी लंबाई। तो क्या बन जाएगा, आयतन। और एन नोट क्या है? एन नोट है उनका संख्या घनत्व है, यानी प्रति इकाई आयतन में कितने उसमें संघट हैं। तो प्रति इकाई संघट को हम कुल आयतन से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल अणुओं की संख्या आ जाएगी। यानी एक को पूरे पात्र से गुणा करें तो क्या आ जाएगी, टोटल का नंबर्स आ जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे, अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो इकाई घनत्व को, मतलब इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को, संख्या घनत्व को हमने गुणा कर दिया पाई डी स्क्वायर एल उसके आयतन से, तो ये हो गया पाई एन नॉट डी स्क्वायर एल। ओके, अब बच्चों ये हो गई अणु ए द्वारा की गई टकरों की संख्या। अणु ए का मतलब यहाँ है कि आप इसमें से कोई एक अणु मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तीन हो गए ना, तो ए बी सी हो गया। तो ए के द्वारा, किसी एक के द्वारा मान लेते हैं, तो ए के द्वारा टक्कर की संख्या क्या आ गई, पाई एन नॉट डी स्क्वायर एल आ गई। ओके, अब माध्यमुक्त पथ का सूत्र क्या है, कुल तय दूरी बट्टा टक्करों की संख्या, जो हम शुरुआत में पढ़ रहे थे इस सूत्र के बारे में। तो कुल तय दूरी कितनी है, पूरी वेवलेंथ, पूरी इसकी लंबाई कितनी है, जो आकृति आपको दिखाई गई है, ये देखिए कितनी है, कितनी है बच्चों, एल है, कैपिटल एल है, अपॉन टक्करों की संख्या पाई एन नॉट, यहाँ से लीजिए पाई एन नॉट डी स्क्वायर एल हो गई। अब इसको अपन समीकरण 1 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से एल कट गया और 1 बच गया, तो लेमडा इक्वल 1 अपॉन पाई एन नॉट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 2 बनाएंगे। अब बच्चों एक खास बात है, जब हम ये जो सूत्र हमने बनाया जस्ट इससे पहले, ये उस केस में है जैसे आप चित्र में देख रहे हो, वो अणु स्थिर अवस्था में आपको दिख रहा है। दोबारा देखिए, ये अणु एक स्थिर अवस्था का पोज है, जैसे हम आपको कहते हैं ना कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, वैसे ही एक पोज है। तो ये पोज है, लेकिन जो आपको पता है कि जो गैस के अणु होते हैं ना, वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। वो कौन सी अवस्था में होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। और जब वो गतिशील अवस्था में होते हैं, वो हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो उनकी जो टकराने की जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो बहुत कम होता है, इसलिए आप ध्यान दें इसमें कि विचरण करने वाले अणु के अतिरिक्त गैस के सभी अणु क्या है, स्थिर है, परंतु वास्तव में गैस के सभी अणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इसलिए जो मान हमें जस्ट इससे पहले प्राप्त हुआ है, इससे भी बहुत कम संख्या में मान प्राप्त होगा, और ये माना गया है वो मान 1 अपॉन रूट 2, यानी रूट 2 बट्टा में आएगा इसमें, ठीक है ना। आप इसमें रूट 2 बट्टा में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो मान है वो वास्तविक मान से भी बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि सारे गैस के अणु क्या होंगे, गतिशील होंगे, और 1 अपॉन रूट 2 को यहाँ कम मान दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 पाई एन जीरो डी स्क्वायर, और ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम ये माने कि जो औसत वेग है वो v है, औसत वेग जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वो v है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो। लेमडा दूरी बराबर होती है 4 गुना समय, तो दूरी तो एज ए यहाँ हो गई लेमडा से, ठीक है, और 4 यहाँ हो गई किससे, v से हो गई, औसत है, तो समय भी औसत में आएगा, ठीक है ना। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो t बटा n, और लेमडा इक्वल इस t बटा n को हमने कर दिया, यहाँ इसको बोलते हैं टो, क्या बोलते हैं, टो का निशान, टाउ वैसे बोलते हैं इंग्लिश में, TAU, टो, ठीक है। तो ये टो है। अभी टो क्या होता है बच्चों, ये वैसे तो इसको बारीक क्लास में बोलते हैं विश्रांति काल, लेकिन यहाँ हम इसको बोलते हैं संघट काल। विश्रांति काल का अर्थ भी वही है कि संघट में, कर्मागत संघट में लगा समय, और संघट काल का अर्थ भी वही है, 2 कर्मागत टकराव के मध्य लगा औसत समय अंतराल, ठीक है। और एन क्या है, एन है टी समय में होने वाली टकराव की संख्या। ध्यान दीजिए, एन नोट तो क्या है, एन नोट तो संख्या घनत्व है, जो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप। तो एन नोट बराबर एन अपॉन वी हो गया, ठीक है। तो इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या का घनत्व है एन नोट, मतलब कुल टकराव संख्या तो एन, कैपिटल एन हो गई, लेकिन अगर प्रति इकाई आयतन में, यानी एक इकाई आयतन में जो अणुओं की संख्या है वो क्या होगी, उसका घनत्व होते हैं, उसको हम लिखते हैं एन नोट से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको समीकरण 1 हो गया,
दोबारा देखिए एक बार, समीकरण 1 पहले हो गया, ये 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 से 2 काम में नहीं ले रहे, एक बार समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 का मान है और ये समीकरण 1 का मान है, ये भी लैम्डा के बराबर है और ये भी दूसरा मान भी किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो दोनों मानों को हमने बराबर रख दिया और यहाँ से हम संगत काल निकाल रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, संगत काल, संगत काल। ठीक है, तो ये आ जाएगा टो बराबर v बटा में आ जाएगा इसके, तो पाई n0 d स्क्वायर v, ये आ गया समीकरण नंबर 4 आ गया। और जैसा मैं अभी आपको समझा रहा था कि इकाई आयतन में उपस्थित अणु की संख्या क्या होती है, उसका घनत्व होती है, इसे हम कहते हैं संख्या घनत्व है n0। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 3 हो गया, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमें क्या करना है, यहाँ जो ये n0 लिखा हुआ था उस n0 की जगह उसका वास्तविक मान n बटा v रखना है, यानी कुल अणुओं की संख्या बटा उसका आयतन का अनुपात यहाँ रखना है। अब ये चलो रख दिया, लेकिन हमें इसका मान और चाहिए, और वो मान कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा आदर्श गैस समीकरण से। और आदर्श गैस समीकरण जैसे कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, PV बराबर क्या है, nRT, n क्या है, पदार्थ की मोल मात्रा, वो कितनी है, 1 है, तो क्या बचेगा, PV बराबर RT। फिर आपको ये भी बताया गया था कि बोल्ट्जमान नियतांक बराबर होता है R बटा, आपको वीडियो में बताया गया था Na। ठीक है, बट यहाँ पर संख्या कितनी है, n है, अणुओं की संख्या n मानी है, तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, n गुणा k। ठीक है, तो R वही आ गया n k। ओके, अब इस n k को यहाँ रख दीजिए आप इस R की जगह, तो ये आ जाएगा PV और R की जगह आ गया n k और गुणा t। अब मान किसका चाहिए, मान चाहिए n बटा v का, तो n बटा v को तो यानी v को इधर ले जाओ और kt को इधर ले आओ, तो p बटा kt माना जाएगा, जो यहाँ रखा जाएगा n बटा v की जगह। और जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो लेमडा बराबर 1 बटा रूट 2 पाई मान रख देते हैं p अपॉन kt का, तो p अपॉन kt और ये बच गया d स्क्वायर, ये समीकरण 2 से। अब kt जाएगा ऊपर तो kt, ठीक है, क्लियर हो गया, अपॉन रूट 2 पाई और p भी आएगा और d स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये p है, p और d स्क्वायर, ये आ गया आपका संगत दूरी, यानी कितनी टक्कर में जो टक्कर होगी उसमें कितनी दूरी तय होगी, वो आपको इसमें माना गया तरंग दैर्ध्य का। ओके, अभी डिपेंड किस पर करता है, लैम्डा समानुपाती t पर। ताप बढ़ने पर, जैसा मैंने कहा कि अणु भागेंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगी, कवर होगी, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। 1/p प्रेशर दाब पर डिपेंड करता है, दाब ज़्यादा लगाओगे तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई गैस के अणु है, मान लीजिए किसी सिलेंडर में आप उसको दबा रहे हो तो बेचारे दब जाएंगे, जगह कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, दाब कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा और दाब ज़्यादा है तो लैम्डा कम हो जाएगा। और लैम्डा समानुपाती 1/d स्क्वायर। ठीक है, जो हमने जो गैस के त्रिज्या मानी थी गैस के अणुओं की, उसके अकॉर्डिंग अगर ये जितने छोटे होंगे उतने दूर भागेंगे और जितने ये मोटे होंगे उतने कम भागेंगे, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया उनके अकॉर्डिंग व्यास और त्रिज्या के साथ इनका संबंध हो गया। तो बच्चों ये हमने इस प्रकार से इसके बारे में जाना, क्या, माध्य मुक्त पथ में। और माध्य मुक्त पथ में क्या होता है, गैस के अणु आपस में संगत करते हैं और उसके हमने न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर एक एग्जाम्पल है माध्य मुक्त पथ के ऊपर और एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं। आपकी किताब में जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे अंतिम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और वो है नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में 2.0 atm दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन अणुओं के माध्य मुक्त पथ एवं संगत आवृत्ति का आकलन कीजिए। आपको निकालना है माध्य मुक्त पथ लैम्डा का मान और संगत आवर्ती f का मान। ठीक है, नाइट्रोजन अणु की त्रिज्या लगभग 1 एंगस्ट्रॉम आपको दी हुई है और संगत काल की तुलना अणुओं द्वारा दो संगठों के बीच संरचनापूर्वक चलने में लगे समय से कीजिए, यानी आपको संगत काल भी निकालना पड़ेगा। और नाइट्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 28.0 म्यू नहीं है, यू है ये। ठीक है, यू है, यू क्या होता है, AMU। चलो सॉल्व करते हैं। अब जो मान हमें दिए गए हैं पहले उनको लिख लेते हैं। चलो क्या क्या दिया है, दाब दिया हुआ P बराबर 2 atm। atm होता है एक वायुमंडलीय दाब जिसका मान आप हमेशा याद रखना 1.013 गुणा 10⁻⁴
5 पास्कल, पास्कल PA या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, दोनों ही दाब के मात्रक होते हैं। तापमान कितना 17 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदल दो, प्लस 273 कितना आ गया 290 केल्विन आ गया। त्रिज्या दे रखी है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये लीजिए। फिर अणुभार की बात करें तो अणुभार आपको दिया हुआ है 28 U, तो 28 U का मतलब U को हमने चेंज कर दिया किग्रा में, 28 गुना 10⁻³ किग्रा हो गया। बोल्ट्जमान नियतांक फिक्स होता है K बराबर 1.38 गुना 10⁻23 जूल पर केल्विन। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो नियतांक आता है जैसे एक तो ये आ गया 1 ATM का मान आ गया, बोल्ट्जमान नियतांक आ गया, गैस नियतांक भी चल रहा है, तो इनकी आप एक छोटा सा एक चार्ट बनाइए, छोटा सा पेज, और जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ सामने उसको लगा दीजिए, क्योंकि इनको जितना आप रिमाइंड करेंगे उतना ये आपकी याद रहेंगे और आगे जब तक आप पढ़ोगे फिजिक्स तब तक ये आपके काम आएंगे। चलो आगे बात करते हैं। अणु की संख्या घनत्व है, जैसे अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि संख्या घनत्व होता है N0 बराबर कुल अणुओं की संख्या बट्टा आयतन, ये लीजिए N बटा V। अब मौलों की संख्या N और अणु की संख्या अवोगाद्रो, तो इस N को हम लिख सकते हैं, आपको पीछे वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि इस N बराबर आप कर सकते हैं स्मॉल n गुणा Na, या एक ही बात है, टोटल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और बट्टा में क्या है V है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, चलो कैसे करें, तो N0 बराबर, ठीक है, N Na अपॉन V बराबर क्या हो गया P अपॉन KT। अब इसको हम डाल देंगे समीकरण 1 डाल देंगे बच्चों, और इसको समीकरण 1 डालकर इसके जो मान हमें रखने हैं चलो रखते हैं। ये आ गया PV बराबर nRT, ठीक है। अब जैसे N ये जो R होता है ना, आपको पता है बोल्ट्जमान नियतांक क्या कहता है, K बराबर R बटा Na, ओके। अब इसको आप क्रॉस कर दीजिए तो हो जाएगा R बराबर इनको गुणा कर दीजिए बटा 1 मान लीजिए, R की जगह क्या आ जाएगा K इंटू Na, ये लीजिए K इंटू Na T। अब इस KT को भेज दीजिए इधर बटा में, तो क्या आ जाएगा PV अपॉन KT, ओके। और जस्ट इससे पहले वाले जो हमने पढ़ा है ये देखो बटा में V है ना, बटा में V है और वहाँ क्या आ रहा है PV अपॉन KT, तो बटा में V भी तो है ना, V से V कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा P अपॉन KT। आगे समझ में कि P अपॉन KT कैसे आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना माध्यम मुक्त पथ, ये तो अभी पढ़ा था हमने, 1/√N0 पाई D स्क्वायर, और D यहाँ पर क्या है अणु का व्यास है, व्यास होता है 2R, और D बराबर आपको दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। एक बात हुआ देखते हैं इसमें, त्रिज्या का मान हमें कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम सॉरी, तो यहाँ पर 2 गुणा 1 एंगस्ट्रॉम का हो गया 10⁻⁻10 मीटर हो गया। और ये अभी हमने सॉल्व किया, मान यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। K का मान हो गया 1.38 गुणा 10⁻23, T का मान 290 √2, ये ध्यान रखना √2 का मान कितना होता है 1.414, √3 का 1.732, ठीक है। तो √2 का हो गया 1.414, P का मान 2 ATM 2 पास्कल, ये पास्कल का मान फिक्स है, पाई का 3.14 और D स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया हमने, 2 का हो गया 4 और 10 का 10⁻10 का हो गया 10⁻20 हो गया। इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया किसका मान लेमडा का मान। फिर बच्चों अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, तो उसमें देखो ये मान हम पढ़ चुके हैं CRMS का 3, R का मान फिक्स होता है 8.31, T का 290 हमें दिया हुआ है, MA का भी हमें सवाल में दिया हुआ है, हमने इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया CRMS का मान। अब बच्चों आवर्ती क्या होती है म्यू बराबर C अपॉन लेमडा, तो यहाँ आवर्ती को हमने दर्शाया किससे F से, और यहाँ जो अणुओं का वेग है वो हम किससे ले रहे हैं CRMS से ले रहे हैं, वर्ग माध्य मूल वेग से ले रहे हैं, अपॉन लेमडा हो गया, ठीक है। CRMS का मान तो ये रहा और लेमडा का जस्ट इससे पहले हमने निकाला है, सोल्व कर दीजिए, ये आ गया आपका संगत आवर्ती, ये हमें निकालनी थी, ये आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 क्रमागत संगठनों के मध्य लगा समय, तो 1/F 1 आवर्ती का मान ले लीजिए यहाँ से, ये मान आप यहाँ रखिए, ये आ गया सेकेंड 2.18 गुणा 10⁻10 सेकेंड। जबकि संगत काल 2 अणुओं के टकराने में लगा समय कितना होगा D अपॉन CRMS, D कितना है 2 गुणा 10⁻10, CRMS कितना है 5.081 गुणा 10⁻2, इसका सोल्व कर दीजिए, कितना आ गया 3.93 गुणा 10⁻13 सेकेंड। अब बच्चों जो हमें इसमें एक्चुअल निकालना है वो निकाल लेते हैं कि क्रमागत संगठनों के मध्य लगा समय तो ये है, और संगत काल कितना है, दोनों को सोल्व कर दीजिए, ये आपका इसमें आंसर आ गया।
सवाल बड़ा जरूरी है लेकिन बच्चों करना भी जरूरी है। एक टक्कर के पश्चात दूसरी टक्कर में लगा समय संगत काल यानी एक टक्कर में लगे समय का लगभग कितना गुना है? 555 कर दीजिए, 554 कर दीजिए, 554 गुना अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि गैस के अणु अधिकांश समय मुक्त रूप से क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल है, सवाल तो था ही वैसा ही एग्जाम्पल है, तो आप अगर उस सवाल को समझ गए हैं तो इसे आप एक बार अपने स्तर पर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको एक एग्जाम्पल 13.1 भी देखना होगा जो हम पहले कर चुके हैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, 373 केल्विन पर जलवाष्प में जल के अणु के मध्य मुक्त पथ यानी माध्य मुक्त पथ है ये का आकलन करना है। एग्जाम्पल 13.1 से लिए हमें सूचनाओं का उपयोग करना होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तापमान कितना है? 373 केल्विन है। ठीक है, एसटीपी मानक तापदाब पर 273 केल्विन है। 22.4 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब, ये फिक्स वैल्यू होती है 22.4। अवगाद्रो संख्या अणु की संख्या होगी 6.02 गुना 10⁻23 हो गई। और संख्या घनत्व जो होता है वो परम ताप की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 273 केल्विन पर ताप पर संख्या घनत्व कितना होगा? ये फिक्स मान होते हैं बच्चों। 22.4 लीटर फिक्स होता है, अवगाद्रो संख्या फिक्स होती है, तो संख्या घनत्व है बराबर ताप के व्युत्क्रमानुपाती यानी ताप कहाँ आएगा? बटा में आ गया ना, और 6.02 गुना 10⁻23 हो गया। तो यहाँ पर ताप संख्या घनत्व निकालते हैं, संख्या आ गई और बट्टा एनटीपी पर 22.4 लीटर उसकी मात्रा आ गई। ओके, घनत्व होगी ना बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन भी होता है संख्या घनत्व में। और 373 केल्विन पर निकालते हैं तो देखो ये कितने पर? 273 पर है ना, तो 6.02 गुना 10⁻23 इसको आप सोल्व कर दीजिए 273 और फिर बट्टा में क्या कर दीजिए आप इसमें 373, इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया 1.966 गुना 10⁻25 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब चूंकि जलवाष्प अणु का व्यास वायु के अणु के व्यास से डी मीटर के समान होता है, तो हम क्या करेंगे? माध्य मुक्त पथ का मान निकालेंगे। लैम्डा इक्वल 1/n0 पाई डी स्क्वायर से सोल्व करते हैं, n0 पाई और ये डी स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर लास्ट में, इसको सोल्व किया, ये आ गया 4.04 गुना 10⁻7 मीटर। ये मान अंतर प्रमाणिक दूरी 40 एंगस्ट्रॉम, उस एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 13.1 भी देखना और 13.2 भी देखना इसके लिए। तो ये हो गया 4 गुना 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर इंटू सेकेंड 100 गुना अधिक होता है। ठीक है बच्चों, 4 गुना सेकेंड नहीं है बच्चों, 4 गुना 10⁻9 मीटर है, मीटर से 100 गुना अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। किताब में कुछ एग्जाम्पल्स रह गए, उनको भी हम साथ में सोल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 13.5 देखते हैं बच्चों। किसी फ्लास्क में ऑर्गन एवं क्लोरीन गैस भरी हुई है। कौन सी? ऑर्गन और क्लोरीन। ठीक है, जिनके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है। मिश्रण का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों गैसों के लिए आपको निकालना है प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात, दोनों गैसों के अणुओं के मर्ग माध्य मूल चाल VRMs का अनुपात, जबकि आपको दिया हुआ है ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का अणु द्रव्यमान। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो m ऑर्गन और m क्लोरीन कितना दे रखा है आपको? 2/1, और ये मान आपको सवाल में दिया हुआ लास्ट के अंदर। ताप कितना है? T 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 कितना आ गया? 300 केल्विन आ गया। गैस की प्रति अणु औसत ऊर्जा निकालते हैं। तो देखो ये ऊर्जा और ये ऊर्जा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो जब ये बराबर हैं तो देखो किस पर डिपेंड करे? ये किस पर डिपेंड करे? KT पर डिपेंड कर रहा है। तो गैस की प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा केवल किस पर डिपेंड कर रही है? ताप पर। भाई ये तो किसका सूत्र है? ऊर्जा का है। ये क्या है? ताप है। और मिश्रण की दोनों गैसों का ताप क्या है? समान है। भाई आपने मिश्रण बनाया तो ताप तो आप उसको सेम ही दोगे। तो जब ताप समान है तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा भी समान होगी। तो प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? 1:1 होगा, क्योंकि ये ऊर्जा का सूत्र है और ये इसके बराबर की वैल्यू है। तो यहाँ देखो 3/2, K तो फिक्स है। K क्या होता है? वोल्ट्जमान नियतांक होता है। T क्या है? ताप है, तो ये ताप पर डिपेंड करेगी। तो ताप समान है तो ऊर्जा भी समान है। आगे बढ़ते हैं। एक ही ताप पर दो भिन्न भिन्न गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल यानी उसकी CRMs का जो अनुपात है वो उनके अणुभारों के वर्गमूलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो सॉल्व करते हैं ऑर्गन और क्लोरीन के लिए। CRMs ऑर्गन और M देखो ये व्युत्क्रमानुपाती, देखो आप ये ऑर्गन ऊपर है और द्रव्यमान नीचे है, एक दूसरे के ये परस्पर व्युत्क्रमानुपाती हैं। ऐसे क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, अब इनके मान रख दीजिए आप और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया 1.33।
अगला एग्जाम्पल है यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं 235 यूरेनियम 238 यू, ये 235 यू AMU बोलते हैं इसको, और ये भी AMU है। और यदि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं UF6, ठीक है, गैस में ये दोनों समस्थानिक विद्यमान हो तो किसी औसत चाल, तो किसकी औसत चाल अधिक होगी? यदि किसकी औसत चाल अधिक होगी? यदि आपको फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 19 U, तो किसी भी ताप पर इनकी चालों में प्रतिशत अंतर आकलित कीजिए। बिल्कुल आसान से, जो देखते हैं। देखो हेक्साफ्लोरीन अणु की बात करते हैं UF6 की, तो देखो ये तो हो गया यूरेनियम का 235 दिया हुआ है और एक दे रखा है आपको 238, तो 19 गुणा 6, ठीक है, फ्लोरीन के लिए होगी ना 349, 19 गुणा 6 कितना आ गया 352। और किसी निश्चित ताप पर जो अणु की चाल होती है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, C समानुपाती 1/√m होती है। सॉल्व करते हैं। देखो C1 तो M1 बट्टा में, दोनों के आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो देखो 1 इधर है तो 1 नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। 2 नीचे है तो ये M2 ऊपर है, दोनों मान रख दिए हमने, ये आ गया इसका रूट 1.0086। फिर देखो ये आ गया C1 बटा C2 बराबर 1.0043, लेकिन हमें प्रतिशत मान निकालने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ -1 लगाना होगा ताकि ये आ जाए, समझ गए आप? तो इसके लिए हम यहाँ -1 लगाएंगे तो इधर भी -1 लगाना पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, इधर -1 लगा दिया तो इधर भी -1 लगा दिया, तो ये बन गया। इसको लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे तो C1 - C2/C2 गुणा साथ में आ गया 100, इसमें 1.0043 -1 है तो ये ओनली इतने बचेगा 0.0043 और गुणा 100, ये आ गया 0.43%। आसान सा क्वेश्चन था ये। अब एक थ्योरिकल सैद्धांतिक बोधात्मक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे हमें समझना होगा। जब कोई अणु या प्रत्यास्थ गेंद किसी भारी दीवार से टकराता है तो टकराने के पश्चात ये उसी चाल से विपरीत दिशा में वापस लौटता है। दीवार से कोई वस्तु आप फेंक तो गेंद फेंक दी, वापस आएगी। जब कोई गेंद दृढ़तापूर्वक पकड़े गए भारी बल्ले से टकराती है तो भी ऐसा ही होता है। भाई आप देखते हैं क्रिकेट मैच आप खूब देखते हैं, गेंद को फेंकते हैं बल्ले की और बल्ले ने उस गेंद को किक किया और हिट किया और गेंद बाहर चली जाती है बाउंड्री के पार या जितने भी रन होते हैं, ठीक है, या उसको रोक लेती है। तो भी ऐसा होता है। यथापि जब गेंद अपनी ओर आते हुए बल्ले से टकराती है तो ये भिन्न चाल से वापस लौटती है। ये आपको पता ही है, आप देखते हो कभी चौका फास्ट जाता है, कभी छक्का फास्ट जाता है, या कभी गेंद को रोक देते हैं। तो गेंद की जो चाल थी और जो बल्ले से लगने के बाद की चाल है वो दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, चाल से वापस लौटती है। उस स्थिति में गेंद की चाल अपेक्षाकृत कम होती है या अधिक होती है? चलो देखते हैं। एक स्थिर प्रेक्षक जो खिलाड़ी है, मान लेते हैं क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, के सापेक्ष गेंद की चाल कितनी है? V है, स्मॉल v है, और बल्ले की गेंद की और चाल कितनी है? कैपिटल V है। तब परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील होने के कारण बल्ले के सापेक्ष गेंद की चाल कितनी होगी? पहले कितनी थी? V, और गेंद की चाल कितनी V है, तो टोटल कितनी होगी? V + V होगी। अब भारी बल्ले से प्रत्यास्थ टक्कर, यानी जितनी गई थी उधर वापस आएगी, और इसका जो गति ऊर्जा है वो क्या होगी? संवेग गति ऊर्जा क्या रहेगी? गति ऊर्जा रहेगी संरक्षित, ध्यान रखना इसमें। बल्ले के सापेक्ष दूर जाती है तो गेंद की चाल कितनी होगी? V + V होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष बल्ले से दूर जाती है तो गेंद की चाल कितनी होगी? स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष पहले कितनी थी? V + V, और प्लस ऐड कर दो उसमें वेग V, टकराने के बाद कितनी हो गई? बड़ा V + बड़ा V कितना हो गया? 2V + V, तो गेंद की चाल क्या होगी? बढ़ जाती है। शॉट लगने के बाद गेंद की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। अब वो प्लेड कर दी वो एक अलग बात। आप सोचेंगे सर आप हमने तो गेंद को रोका है, ऐसा कुछ नहीं। हमें इसमें ये तुलना करनी कि उसको शॉट करने के बाद में उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड बढ़ेगी। पिस्टन लगे सिलेंडर में पिस्टन को अंदर की ओर धकेल कर जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है, पिस्टन लगा हुआ है अंदर की ओर उसको दबाना है, तो गैस को संपीड़ित करते हैं तो उस गैस का ताप बढ़ जाता है। ऊपर ए में प्रयुक्त अनुगति सिद्धांत के आधार पर इस प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। देखो इसने साफ साफ कह दिया ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो अणु भागेंगे, ठीक है। तो देखो पिस्टन में गैस के अणुओं को संपीड़ित करने पर सिलेंडर की दीवार के सापेक्ष अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा? भागेंगे, क्योंकि इसको संपीड़ित करेंगे, तापमान देंगे तो अणु वहाँ से भागेंगे, तथा अणुओं की चाल परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं कि गैस का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अणुओं की स्पीड बढ़ेगी तो उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। CRM समानुपाती √2 कल हमने पढ़ाया था इसमें वीडियो के अंदर आपको। पिस्टन लगे सिलेंडर में संपीड़ित, अब उसका उल्टा है, संपीड़ित गैस जब पिस्टन को बाहर धकेल कर वापस उसको लाना है, धकेलती है तो क्या होता है?
अब उसका उल्टा हो जाएगा, बाहर की ओर धकेलोगे तो स्पेस मिल जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, अर्थात गैस का तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खेलते समय सचिन तेंदुलकर, मज़ा आ गया। सचिन तेंदुलकर नाम सुनते ही क्रिकेट का भगवान है, हमें सबको अच्छा लगता है, और सवाल में उसका नाम आ गया तो हमें एक इंटरेस्ट भी पैदा हो गया कि सवाल क्या है। सचिन तेंदुलकर एक भारी बल्ले का उपयोग करते हैं, इससे क्या उनको किसी प्रकार की कोई सहायता मिलती है? अब जैसे हम बात करें, क्रिस गेल है, भारी बल्ला रखता है, वो क्यों रखता है आपसे पूछता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? सर वो छक्के बहुत मारता है और वो हल्के खड़े खड़े क्या करता है, शॉट खेलता है, सीधी गेंद बाहर। ये आपका आंसर है। चलो देखते हैं। सचिन तेंदुलकर के द्वारा भारी बल्ले के उपयोग से, इसने पूछा भी है कि इससे क्या उनको किसी प्रकार कोई सहायता मिलती है? भाई सहायता मिलती है तभी तो वो भारी बल्ला लेकर बैठा है, भारी बल्ले से बड़े बड़े शॉट खेल रहा है खड़े खड़े। ठीक है, तो भारी बल्ले के उपयोग से शॉट खेलने के पश्चात दूर जाती गेंद की स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, जो खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग की सापेक्ष चाल अधिक होती है अपेक्षाकृत हल्के बल्ले से खेलने की। ठीक है ना, हल्के बल्ले की तुलना में भारी बल्ले से क्या होगी, चाल अधिक होगी। अतः भारी बल्ले के उपयोग से लंबे शॉट खेलना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो दूर तक जाएगी। ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में माध्यम मुक्त पथ को भली भांति समझा है और उससे आधारित क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं। अब ये जो चैप्टर 13 है अनुगति सिद्धांत, ये एज ए नोट्स पूरा हो चुका है। अब इसकी जो लास्ट पेज पर जो अभ्यास प्रश्न है उनके लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।